जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पिछले सप्ताह के बहुत महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स का जो विभिन्न समाचार पत्रों में आए हैं। उनमें से जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में और देखते रहिए दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल को। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक की आज बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस का। जिस तरीके से जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तेजी से स्पेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आगे आते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी क्यों ये न्यूज में आया और क्या है दोस्तों जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस। दोस्तों अगर बात करें तो भारत ने काफी कुछ दोस्तों प्रोडक्टिव किया है स्पेस के इस मामले में। स्पेस में काफी कुछ हमने अचीव कर लिया है और दोस्तों अब भारत के सामने एक नया मौका है आउटर स्पेस में अपने रिकॉग्निशन को बढ़ाने का। उनके दो मुख्य ट्रेंड जो है दोस्तों भारत के सामने जो है इस समय वो है, सबसे पहला है वन इज द सेंट्रलिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन शेपिंग द 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर। यानी जिस तरीके से नई तकनीक दोस्तों आती जा रही है और नई तकनीक में भारत भी अपना नाम बनाता जा रहा है, तो वहां पर भारत के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आउटर स्पेस में। और दूसरा जो दोस्तों यहां पर है वो है अर्जेंसी ऑफ राइटिंग न्यू रूल्स फॉर द रोड टू स्पेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द आउटर स्पेस। यानी जिस तरीके से आउटर स्पेस में शांति की बहाली दोस्तों होनी है, जिस तरीके से वहां पे कंपटीशन और प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, उस मामले में भारत को बहुत ही जरूरी है कि वो उसमें इंक्लूड हो और वहां पर एक स्थिरता के लिए दोस्तों भारत काम करे। जिस तरीके से बाकी देशों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता इसमें दिखाई दे रही है, तो वहां पे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना हो जाता है। तो बात करें कि व्हाट इज द जियो स्ट्रैटेजी ऑफ आउटर स्पेस, यानी आउटर स्पेस के लिए क्या ये जियो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे सभी देशों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूएस यानी अमेरिका हमेशा से ही स्पेस की जितनी भी चीजें हैं उनको दोस्तों डोमिनेट करता आया है। वहां पर उसने पूरा एक कॉमर्शियल डोमेन अपना सेटअप कर लिया है और साथ ही साथ दोस्तों रशिया के साथ मिलकर उसने पूरा एक मिलिट्री कॉम्पिटिशन भी क्रिएट कर लिया है, जो कि सिक्योरिटी फील्ड में दोस्तों पूरा दबदबा रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब चाइना की बात करें तो चाइना भी अब इमर्जिंग पावर बनने वाला है, एक मेजर स्पेस पावर बनने वाला है। दोनों ही तरीकों से, चाहे सिविलियन मैटर की बात करें या मिलिट्री की बात करें, दोनों तरीकों से अब चाइना और अमेरिका और रशिया के साथ साथ चाइना भी दोस्तों अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए और भारत को यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से इन्वॉल्व अब हो जाना चाहिए। जिस तरीके से चाइना अपने एम्बिशंस को यहां पर दिखाता है, जिस तरीके से चाइना ने अपनी चीजों को डेवलप किया है, अपनी तकनीक को डेवलप किया है और पावर को इकट्ठा किया है दोस्तों, तो उसके हिसाब से यहां पर लगता है कि भारत को भी अब स्पेस में एंट्री ले लेनी चाहिए। भारत को भी यहां पे एक एग्रेसिव मोड में दोस्तों आ जाना चाहिए, ऐसा लगता है। या बात करें दोस्तों क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं भारत के लिए, तो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो है स्पेस इज द इमर्जिंग एज द पोटेंशियल फोर्थ आर्म ऑफ द कंट्रीज डिफेंस सेटअप। यानी भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें दोस्तों बिल्कुल यहां पर सटीक चीज होती है स्पेस। क्योंकि दोस्तों यहां पर हम देखें भारत की मिलिट्री की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, साइबर सेना की बात करें, यहां पर हम लोग काफी कुछ अचीव कर चुके हैं और अब दोस्तों स्पेस को हमें सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है और वहां पर दोस्तों अपने आप को स्थापित करना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है भारत के लिए, बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भारत स्पेस में अपनी डिफेंस डील को दोस्तों बढ़ाए, स्पेस में दोस्तों डिफेंस के कारनामों को अपने बढ़ाए, ताकि दोस्तों हम भी यूएस, रशिया और चाइना के साथ आसानी से दोस्तों कोऑपरेट कर सकें, आसानी से उनके साथ खड़े हो सकें और आसानी से दोस्तों जो स्पेस के फायदे हैं वो भारत के लिए हम लोग यूज कर सकें। तो यहां पर दोस्तों एक नीड है टू इक्विप इटसेल्फ एप्रोप्रिएटली टू मीट द इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। जो भी दोस्तों यूएस, अमेरिका, चाइना है, जिनके भी स्पेस में काफी हद तक दोस्तों अभी विकास हो चुका है, तो वहां से मिलने वाला जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए भारत को बहुत जरूरी है कि स्पेस टेक्नोलॉजीज पर दोस्तों भारत अब काम करे। साथ में बात किया दोस्तों स्पेस पावर हैज द एबिलिटी टू यूज द स्पेस व्हाइल डिनाइंग रिलेवेंट यूज ऑफ एनी फो। यानी दोस्तों बिल्कुल सही बात है, स्पेस में जिसके पास ताकत होगी दोस्तों वही यहां पर काम कर पाएगा, ये निश्चित सी बात है। इंडिया के पास ऑलरेडी दोस्तों बहुत सिग्निफिकेंट एबिलिटी है टू यूज द स्पेस, बट इट्स एबिलिटी टू डिनाई स्पेस यूज टू एन एडवर्सरी अनडेस्टेबिलिटी नेग्लिजिबल। यानी दोस्तों भारत के पास हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा मौका भी है और भारत के पास कैलिबर भी है स्पेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने का, स्पेस पावर को यूज करने का। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें भारत को आगे बढ़ना होगा और एग्रेसिवली इसमें काम दोस्तों यहां पे करना पड़ेगा।
जब यहाँ सैटेलाइट की बात हम करते हैं दोस्तों, तो भारत ने अभी हाल ही में यहाँ पर अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट 2013 में लॉन्च भी कर दिया था। हम सभी को मालूम है, सबसे पहले 2013 में देखा जाए तो भारत ने पहला अपना मिलिट्री सैटेलाइट भी दोस्तों लॉन्च कर दिया है। तो भारत तेजी से इसमें काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारत ने कुछ अचीवमेंट किए हैं, बट दोस्तों अभी भी भारत काफी पीछे है बाकी कंट्रीज से। तो भारत को और भी अधिक ऐसे मिशन को अंजाम देना होगा। हम सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति के द्वारा भारत ने स्पेस में मार करने वाली मिसाइल का भी टेस्ट फायर किया था, जो कि लास्ट ईयर 2019 में हम लोगों ने देखा था, भारत ने किया था। इसके साथ साथ भारत ने अपनी डीएसए यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी को भी दोस्तों यहां पर स्टैब्लिश कर दिया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दोस्तों डीएसए को भी यहां पर भारत ने स्टैब्लिश कर दिया है। इसका मकसद एक ही है, टू क्रिएट द वेपन्स टू डिग्रेड, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय एंड डिसीव एन एडवर्सरी स्पेस कैपेबिलिटी। यानी दोस्तों अभी भारत केवल रक्षात्मक तरीकों के उपयोग पर ध्यान देना चाहता है। भारत ने केवल डिफेंस स्पेस एजेंसी को बनाया है, उसका मकसद यही है कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से भारत को बचाया जाए और उनसे निपटने के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाया जाए। दोस्तों ये यहाँ पर भारत ने काम करके दिखाया है। तो ऐसे ही दोस्तों भारत को और भी काम करने की यहाँ पर जरूरत है, ताकि हम दोस्तों इस एरिया में भी आगे बढ़ पाए। अब यहां दोस्तों क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद आउटर स्पेस जियोपॉलिटिक्स। यानी क्या क्या मेजर इश्यूज हैं आउटर स्पेस जियोपॉलिटिक्स में, क्या क्या खतरे हैं, कौन कौन सी बातें यहां पे ध्यान में आती हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। यानी हम सभी देशों को डर है, सभी देशों की सरकारों को ये डर है कि कहीं ऐसा ये ना हो कि अंतरिक्ष जो अभी सैटेलाइट का एक मामला बना हुआ है, वो कहीं ऐसा ना हो कि हथियारों का एक स्थान बन जाए। यानी अभी तो सभी देश वहां पर अपने सैटेलाइट को लगाते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना आए कि अंतरिक्ष में हम सभी अपने हथियारों को डिप्लॉय करने लगे दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे मामला है, बहुत बड़ा इशू है जो निकल के आता है, जिसका डर दोस्तों सभी देशों के अंदर बैठा हुआ है। अंतरिक्ष में लड़े जाने वाले युद्धों से दोस्तों अभी भी हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में लड़े जाने वाले युद्ध न केवल खतरे से खाली होंगे दोस्तों, उसके बाद भी दोस्तों कॉमर्शियली बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हैं, बहुत ही महंगे युद्ध ये साबित होंगे। और इन युद्धों को अगर करने की जरूरत पड़ी दोस्तों, तो निश्चित ही कई देशों का सूपा साफ यहां पर हो सकता है। यही पर दोस्तों बात करें, इसके अलावा स्पेस डेब्रिस दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भी सैटेलाइट हमारे देश अंतरिक्ष में लगाते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको मिसाइल के द्वारा दोस्तों एक्सप्लोड कर दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो सैटेलाइट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं, ये अंतरिक्ष में दोस्तों दौड़ते रहते हैं, और ये काफी बड़े खतरे के रूप में दोस्तों देखे जाते हैं। क्योंकि अगर ये किसी बाकी सैटेलाइट से टकराए तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान ये कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दूसरा इशू यहां पर दोस्तों देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा हमारा और भी इश्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है क्वेस्ट फॉर द स्पेस माइनिंग। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जैसे सभी देशों की स्पेस में जाने की कैलिबर बढ़ रहे हैं, स्पेस में वो नई नई चीजों को देख रहे हैं, नई संभावनाओं को देख रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों स्पेस माइनिंग का भी एक इशू बना हुआ है। जहां तक कि मैं यूएस की बात करूं तो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दोस्तों अंदाजा भी लगा लिया है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक जो स्पेस माइनिंग है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की दोस्तों इंडस्ट्री बन जाएगी। यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। सभी देश वहां पर दोस्तों अपने अपने रिसोर्सेज को माइन करने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, तो यहां भी काम किया गया है। स्पेस इज द इंटीग्रल टू आवर लाइव्स एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ स्पेस बेस्ड द कम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन विल हैव द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। यानी दोस्तों अगर हमने स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन को सही ढंग से नहीं लिया, या उसको हमने किसी भी तरीके से छेड़छाड़ की जरूरत पड़ी दोस्तों, तो ये निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस बनने वाला है, और जो कि हम दोस्तों लगातार कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू यहां पर दोस्तों बना हुआ है। क्या पोटेंशियल है इंडिया के लिए, अगर बात करूं मैं इंडिया के लिए क्या पोटेंशियल है यहां पर आउटर स्पेस डेस्टिनी के दोस्तों, तो भारत के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और काफी संभावनाएं हैं वहां पर दोस्तों। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बाकी देश यहां पर आगे निकल रहे हैं और भारत ने भी तेजी से यहां पर तकनीक को विकसित करना शुरू किया है दोस्तों, तो भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहां पर देखने को मिलता है। अगर यूएसए की बात करें दोस्तों, तो यूएस रिकॉग्नाइज दैट इट कांट अनलिटरली डिफाइन द स्पेस ऑर्डर एनीमोर एंड इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स। यानी अमेरिका भी ये मानता है कि अब अकेले अमेरिका ये काम नहीं कर सकता, उसे स्पेस में और एक्सप्लोर करने के लिए अपने साथियों की जरूरत होगी दोस्तों। और इसीलिए जो अमेरिका है उसने दोस्तों अभी अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इशू किया था, जो कि था दोस्तों स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट विल हेल्प इन द शेयरिंग ऑफ डेटा एंड सर्विस टुवर्ड द इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द आउटर स्पेस एक्टिविटीज बाय द एंड ऑफ द ईयर।
यानी अमेरिका ने यहां पर कहा था कि वो अपने सभी डेटा को, अपने सभी सर्विस को, अपनी सभी जानकारी को बाकी सभी पार्टनर देशों के साथ साझा करेगा, ताकि दोस्तों यहां पर एक सस्टेनेबल मैनर तैयार किया जाए और एक बिल्कुल लंबे समय तक चलने वाला लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दोस्तों बनाया जाए, जिससे स्पेस का फायदा सभी देशों को यहां पर मिल पाए। International cooperation on space situational awareness is similar to the agreement on maritime domain awareness। यानी जो स्पेस अवेयरनेस ये हमारा एमओयू है दोस्तों, ये बिल्कुल मैरीटाइम एमओयू की तरह होगा, जिस तरीके से समुद्र में और बाकी जगहों पर सभी देश मिलकर स्रोतों की यानी रिसोर्सेज की खोज करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों सभी देश मिलकर अंतरिक्ष में अपने रिसोर्सेज की खोज करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, ताकि सभी का फायदा दोस्तों वहां पर हो पाए। इसके अलावा दोस्तों नया जो संगठन बना है हमारा क्वाड दोस्तों, वो क्वाड भी दोस्तों इस तरफ देख रहा है, ये भी एक नया कोलैबोरेशन है अपॉर्चुनिटीज का। यहां पर भी दोस्तों सभी देशों ने कहा है, जितने भी मेंबर हमारे क्वाड के हैं, जो 4 मेंबर हमारे क्वाड के हैं, यूएसए है, इसमें जापान है, इसमें हमारा इंडिया है और यहां पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों देशों ने भी दोस्तों यही कहा है कि हम सभी देश भी मिलकर अपने जितने भी सैटेलाइट डेटा हैं या सैटेलाइट हमारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी हम लोग साझा करेंगे, वो सारे हम लोग दोस्तों आपस में शेयर करेंगे, जिससे एक पीसफुल पर्पस हमारा सेट हो पाए, हम लोग क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्पांस और भी तमाम तरह की चीजों पर साथ में काम कर पाए और साथ में सभी डेटा का यूज करके दोस्तों यहां पर एक अच्छा सा मैनर हम लोग बना पाए। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी बात यहां पर देखने को मिली है। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो यहां पर बिल्कुल सटीक चीज ये है कि स्पेस को हमें एक्सप्लोर तो करना ही होगा। जिस तरीके से पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं, उस तरीके से तो हमें स्पेस को एक्सप्लोर तो करना ही होगा, लेकिन यहां पर हमें एक बात जरूर ध्यान देनी होगी कि स्पेस को एक्सप्लोर करने के मामले में कहीं अपनी पृथ्वी को हम लोग बर्बाद ना कर दें, और उसके लिए दोस्तों यहां पर जरूरत पड़ेगी कोलैबोरेशन की। बिल्कुल पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की दोस्तों कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, इस मामले में उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। साथ में दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, और रिलायबल एंड एक्यूरेट कैपेबिलिटीज टू ट्रैक द स्पेस ऑब्जेक्ट दोस्तों, इस पर भी हमें काम करना होगा। और खास तौर पर इंडिया की बात करें तो भारत को तो बहुत कुछ यहां पर काम करना होगा, जिससे दोस्तों इंडिया मस्ट सिक्योर अ मिनिमम क्रेडिबल कैपेसिटी क्रॉस द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेस वेपन्स, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड द साइबर। यहां पर दोस्तों इस तरह से भारत को काम करना पड़ेगा, तब यहां पर आउटर स्पेस में भारत अपना दम दोस्तों दिखा पाएगा। चलिए दोस्तों इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक की हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फर्स्ट नोबेल फॉर द क्लाइमेट साइंस। जी हां, फर्स्ट नोबेल प्राइज दोस्तों अभी घोषणा हुई है, क्लाइमेट साइंस में दोस्तों मिला है पहला नोबेल दोस्तों। तो उसकी पूरी बात करेंगे, क्यों मिला है, किनको मिला है, और दोस्तों क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हम सारी बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों अगर बात करें तो अभी 2021 के जो नोबेल प्राइज हुए हैं, उसमें फिजिक्स का जो नोबेल है दोस्तों, ये 3 वैज्ञानिकों को मिल गया है जो क्लाइमेट साइंस से जुड़े हुए हैं। पहले वैज्ञानिक हैं स्वीकारो मनाबे, दूसरे हैं क्लाउस हेसलमैन और तीसरे हैं दोस्तों गियोर्गो पैरासी। ये तीनों साइंटिस्ट दोस्तों, इन तीनों साइंटिस्ट को फिजिक्स का 2021 का नोबेल मिला है, जो दोस्तों क्लाइमेट साइंस में काम करने के लिए मिला है दोस्तों। यहां पर अगर बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो कठिन कॉम्प्लेक्स जटिल सिस्टम है उनको समझने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है इन तीनों साइंटिस्ट का, उस पर दोस्तों बेस्ड ये नोबेल प्राइज है जो मिला है, आपको ध्यान करना होगा। अगर हम बात करें तो पहला ये फर्स्ट टाइम है जो क्लाइमेट साइंटिस्ट को दोस्तों ये नोबेल प्राइज मिला है, याद कर लीजिएगा। लास्ट टाइम बात करें तो दोस्तों ब्लैक होल पर रिसर्च के लिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। लास्ट ईयर ब्लैक होल्स के रिसर्च पर दोस्तों फिजिक्स का नोबेल दिया गया था, और इस बार ये मिला है दोस्तों इन तीनों साइंटिस्ट को क्लाइमेट साइंस पर काम करने के लिए। बात करें तीनों साइंटिस्ट की दोस्तों, इसमें तो नोबेल प्राइज का जो मनी है उसमें से आधा मनी जो है दोस्तों, आधा मनी जो है वो तो 2 साइंटिस्ट में बटेगा, हेसलमैन और मनाबे, और बाकी जो आधा है दोस्तों वो पैरासी को मिलेगा। इन दोनों ही टीमों ने दोस्तों अलग अलग काम किया है। अगर हेसलमैन और मनाबे की बात करें तो इनको जो रकम मिलनी है, इनको जो प्राइज मिला है वो है मॉडलिंग अर्थ क्लाइमेट एंड प्रिडिक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग इन द रिलायबल मैनर। यानी इनका जो मॉडल है दोस्तों, इन्होंने जो काम किया है वो ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को देखने के लिए एक मॉडल दिया है, अर्थ का फिजिकल मॉडल दिया है दोस्तों, उसके लिए यहां पर मिलेगा इन दोनों को। और दोस्तों जो पैरासी हैं उनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है टू डिस्कवरिंग द हिडन रूल्स बिहाइंड रैंडम मूवमेंट्स एंड स्विल्स इन द गैसेस और लिक्विड। यानी गैस और लिक्विड में जो बिहाइंड द रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, उन पर दोस्तों खोज करने के लिए पैरासी को यहां पर नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों, यहां पर फिजिक्स का। अब यहां पर बात करें दोस्तों तो मनाबे और हासेलमैन ने किया क्या है आखिरकार, एक बार समझते हैं। तो मनाबे और हासेलमैन ने क्या किया है, फॉर वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, जो पृथ्वी का क्लाइमेट है उसका एक फिजिकल मॉडल प्रदान किया है मनाबे और हासेलमैन ने। हालांकि काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, हम लोग उसमें विशेषज्ञता हासिल करेंगे तो उसको समझ पाएंगे जरूर, लेकिन यहां पर अपने एग्जाम के पर्पस से हम याद करें कि फिजिकल मॉडल दिया उन्होंने अर्थ सरफेस का टू क्वांटिफाइंग द वेरिएबिलिटी एंड रिलेबिलिटी प्रिडिक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को
प्रिडिक्ट करने के लिए जो अर्थ का क्लाइमेट है उसके लिए उन्होंने एक फिजिकल मॉडल दिया है दोस्तों। ये क्या करेगा, ये करेगा हाउ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर वुड इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। यानी ये क्या करेगा, ये इस बात को बताएगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से कितना ग्लोबल टेम्परेचर दोस्तों बढ़ जाता है। इस प्रकार की बातें दोस्तों इनका मॉडल प्रदान करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर पैरासी की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया है, द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू द प्लेनेटरी स्केल। यानी पैरासी ने क्या किया है, डिस्कवरी की है उस डिसऑर्डर की, उन फ्लक्चुएशंस की जो हमारे फिजिकल सिस्टम में होते हैं, एटॉमिक लेवल से लेकर दोस्तों पूरे लार्ज स्केल तक, यानी प्लैनेट लेवल तक जो फ्लक्चुएशन होते हैं हमारे फिजिकल सिस्टम्स में, उसकी दोस्तों यहां पर इन्होंने डिस्कवरी की है। उसके लिए दोस्तों यहां पर इन्होंने काम किया है। क्या किया इन्होंने, बिल्ट अ डीप फिजिकल एंड द मैथमेटिकल मॉडल। इन्होंने भी एक फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल प्रदान पेश किया है दैट मेड इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन फील्ड्स सच एज द मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड द मशीन लर्निंग। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक मैथमेटिकल और फिजिकल मॉडल दिया है जो विभिन्न फील्ड्स में दोस्तों काम कर सकता है, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, यहां के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनको समझने में दोस्तों ये मॉडल जरूर मदद यहां पे कर सकता है। इसके लिए दोस्तों यहां पर इनको मिला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें क्लाइमेट साइंस में किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, क्लाइमेट साइंस में क्या पहले भी कोई यहां पर इनको मिला है, तो उसकी बात अगर करें 2015 में दोस्तों अगर बात करें तो यूके बेस्ड एक क्लाइमेट फोकस्ड ऑनलाइन पब्लिकेशन है। उन्होंने क्या किया था, मेन ऑथर्स हैं उनके, तो उन्होंने 5th असेसमेंट रिपोर्ट दी थी दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को टू आइडेंटिफाई द 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट चेंज रिसर्च पेपर ओवर पब्लिश। यानी दोस्तों क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट साइंस को लेकर हम लोग पहले से ही बहुत संजीदा रहे हैं और हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों 2015 में जो कार्बन ब्रीफ नाम की संस्था है यूके की, इन्होंने दोस्तों आईपीसीसी को एक असेसमेंट रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि 3 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट चेंज जो पेपर्स हैं उनकी रिसर्च की जाए, पेपर्स की, ताकि हम दोस्तों उस पर काम कर सकें और उसको दोस्तों जनता के सामने यहां पे ला सकें, ताकि क्लाइमेट चेंज पर हम भी यहां पर काम दोस्तों कर सकें। अगर बात करें दोस्तों तो पेपर दैट रिसीव्ड द मोस्ट वोट्स वाज वन बाय द सुकिरो मनाबे एंड रिचर्ड वेटलैंड बाय बैक इन 1967। इसी पेपर में दोस्तों सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे वो सुकिरो मनाबे और रिचर्ड वेटलैंड के पेपर को दोस्तों मिले थे 1967 में। और फॉर द फर्स्ट टाइम हैव डिस्क्राइब्ड द इंपैक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे पहले दोस्तों इसी पेपर में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का ग्लोबल वार्मिंग पर असर होता है, किस तरीके से ये प्रभावित करती है ग्लोबल वार्मिंग को दोस्तों। तो इसी पेपर में इन्होंने डिस्कस किया था इस बारे में। बात करें दोस्तों पहले रिकॉग्निशन की, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो मिला है नोबेल प्राइज, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लाइमेट साइंस में काम करने के लिए ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इससे पहले दोस्तों आईपीसीसी जो मैंने अभी नाम लिया था, इसको भी पीस नोबेल मिल चुका है 2007 में। लेकिन दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर काम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट में दोस्तों पहली बार नोबेल मिला है, तो वो इसी साल मिला है 2021 में इन तीनों साइंटिस्ट को। यहीं पर बात करें इससे पहले भी दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल मिल चुका है पॉल कर्टजन को 1995 में, जब ओजोन लेयर के बारे में इन्होंने काम किया था। एटमॉस्फेरिक साइंस में दोस्तों पहली बार जब मिला था तो पॉल कर्टजन को ही मिला था केमिस्ट्री का नोबेल, जिन्होंने यहां पर ओजोन लेयर के बारे में काम किया था। यह भी आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है। और दोस्तों साथ में अगर बात करें मनाबे और हसलमैन की, तो इनको भी दोस्तों एक्नॉलेजमेंट दिया गया है ऑफ द इंपॉर्टेंस दैट क्लाइमेट साइंस होल्ड्स इन टुडेज वर्ल्ड। यानी इन्होंने वाकई में पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से क्लाइमेट साइंस दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे जीवन के लिए भी और इस पृथ्वी के लिए भी दोस्तों। बड़े दोस्तों आगे अगर बात करें तो 1967 में पेपर पब्लिश हुआ था, मैंने आपको बताया, तब दोस्तों पहली बार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की गई थी और समझाया गया था कि किस तरीके से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारी जो वाटर वेपर है वो हमारे इस क्लाइमेट पर इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है दोस्तों। तो ये सबसे पहले यहां पर किया गया था। और यहां पर दोस्तों एक बात और समझ में आ गई थी कि ये कितना क्रूशियल है टू क्लाइमेट साइंस ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू द मॉडल क्रिएटेड बाय द मनाबे। यानी दोस्तों मॉडल जो मनाबे ने बनाया है वो ये बताता है कि कितना क्रूशियल है ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों मॉडल के द्वारा हम काफी थ्योरीज को यहां पर समझ सकते हैं जो भी क्लाइमेट चेंज से दोस्तों जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें दोस्तों क्या सिग्निफिकेंट है इसका, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों सिग्निफिकेंट कितना है। इससे पहले आईपीसीसी को भी दोस्तों देखिए शांति पुरस्कार मिल चुका है 2007 में, शांति का नोबेल मिल चुका है। और केमिस्ट्री का नोबेल भी दोस्तों पॉल कर्टजन को ओजोन पर काम करने के लिए मिल चुका है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये क्लाइमेट साइंस में फिजिक्स का नोबेल मिलना। और अब तीसरी बार दोस्तों ऐसा हुआ है और पहली बार क्लाइमेट साइंस में ऐसा हुआ है कि ये नोबेल मिला है। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये क्लाइमेट साइंस के लिए दोस्तों और हमारे आगे जीवन के लिए भी।
यहां पर दोस्तों अगर पूरी न्यूज की बात, कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो वाकई में क्लाइमेट साइंस वाज नॉट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इवन द साइंटिफिक सर्किल। यानी अभी भी जो अपनी क्लाइमेट साइंस है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों जो हमारा क्लाइमेट साइंस है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आगे की दोस्तों जो चीजें आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है या फिर दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये हमारे सामने इश्यूज बन रहे हैं। तो हमें क्लाइमेट साइंस को तो इंपॉर्टेंस यहां पर देना ही चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो काफी लंबी समस्याएं दोस्तों हमारे सामने यहां बनने वाली हैं। क्लाइमेट साइंस की बात करें, नेवर हैड द ऑर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी फॉर एग्जांपल, बट दैट प्रिपरेशन इज चेंजिंग नाउ। यानी कभी भी दोस्तों क्लाइमेट चेंज को हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया, लेकिन अब दोस्तों हमें इसको इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर बात करें वेदर फोरकास्ट की या फिर दोस्तों बाकी चीजों की बात करें तो उसके लिए क्लाइमेट साइंस यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि दोस्तों हमारे लाइफ में और हमें आगे बढ़ाने में दोस्तों काफी मददगार साबित हो सकता है। तो हम सभी को दोस्तों इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा इस समय जरूरत दोस्तों पड़ने वाली है। चलिए, तो दोस्तों ये दो टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी इन दोनों टॉपिक की। किस तरीके से आंसर लिखना है ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला होगा, किस तरीके से आपको डेटा यहाँ पर रखना होता है वो भी आपको कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों फायदेमंद रहेगा। आज के इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर ओवर करूंगा, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए, हमेशा आलस्य से दूर रहिए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।